हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट्स पर। आज हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड कैजुअलिनिसिम एजिकियल की इम्पोर्टेंट पोएम। सबसे पहले बात इसके टाइटल की करते हैं। बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पर है जो अतीत बीता है उसकी जिंदगी का बायोग्राफी टाइप आप कह सकते हैं, बीते हुए वर्ष समय लेखक की जिंदगी से। और कैजुअली का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूं ही, जैसे यूं ही का सेंस ये है कि कोई भी बायोग्राफी लिखी जाएगी किसी भी व्यक्ति के जीवन की तो बहुत सारे उसमें इवेंट्स शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी पोएम में उन्होंने अपने स्कूल डेज से लेकर के अपने यूथ, उसके बाद बुढ़ापे, अपनी जॉब, सब कुछ यूं ही एक स्पीडली सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है, दौड़ते दौड़ते। कैजुअली मतलब यूं ही सब कुछ बता डाला है। तो पोएम जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल टोन को ओढ़े हुए है। और कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो पब्लिश हुई थी 1965 में, और राइटर का जो स्ट्रगल रहा है इंडिया में, क्योंकि जो ज्यूज कम्युनिटी है ऑब्वियसली ये भारत के मूल निवासी नहीं रहे हैं, ये इजराइल के मूल निवासी रहे हैं। तो इनका जो परिवार है वो इमिग्रेंट्स रहा है इंडिया में। तो यहाँ पर क्या क्या इनको फेस करना पड़ा, कैसे अपने आप को स्टेब्लिश करना पड़ा, क्या एक्सपीरियंसेस रहे, वो सब इन्होंने इस पोएम में बताए हैं। पोएम के 3 सेक्शंस हैं: चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। हालांकि वो क्लियरली डिवाइड नहीं है, देयर इज नो क्लियर डिवीजन, बट जो डिस्क्रिप्शन है उससे आप समझ जाएंगे कि पोएम जो है वो लेखक के तीनों स्टेजेस के बारे में बताती है। तो शुरू करते हैं इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। लुक एट द वेरी फर्स्ट स्टेंजा। इसके अलावा जो लेखक हैं आप जानते होंगे, इनका एक अलग ही पैटर्न रहता है लिखने का। निसिम एजेकियल का वो कई बार बहुत ही सैड जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको ह्यूमर में बोल देते हैं, मिक्सिंग ह्यूमर एंड पैथोस लाइक चार्ल्स लैम। तो पहला जो सेंटेंस है पोएम का वो कहता है, पोएट रास्कल क्लाउन वाज बोर्न। ये अपने लिए कह रहे हैं सारे शब्द एक कवि। रास्कल का मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट का मतलब यहाँ कह सकते हैं कि जो थोड़ा बदमाशी बच्चा करता है, उस हिसाब से बोला है यहाँ पर। खैर, क्लाउन का मतलब होता है विदूषक, जो कि हंसने हंसाने का काम करता है। वॉज बोर्न अपने लिए बोल रहे हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं कह सकता हूँ कि एक पोएट और एक विदूषक और एक दुष्ट बच्चा पैदा हुआ। द फ्राइटेंड चाइल्ड हु वुड नॉट ईट। और ये जब इनका बचपन था ये बहुत ही फ्राइटेंड रहते थे, डरे हुए रहते थे। फ्राइटेंड चाइल्ड हु वुड नॉट ईट और स्लीप, जो कि ना सही से ढंग से खाते थे और ना ढंग से सो पाते थे। इनका बचपन डरावना बीता है। अब क्यों बीता ऐसा यहाँ पे कुछ एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो एलिनेशन वाली फीलिंग्स थी इनके अंदर परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, तो वो सारी फीलिंग्स को यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अ बॉय ऑफ मीगर बोन। मीगर का मतलब होता है अल्प, बोन मीन्स हड्डी वाला व्यक्ति या बच्चा जिसकी अल्प हड्डियां हो। हालांकि हड्डियों की गिनती कम नहीं होगी, उतनी ही रहती हैं, बट कह सकते हैं कि ये बहुत कमजोर थे। फिजिक इनका बहुत ज्यादा कमजोर था, दुबले पतले थे। ही नेवर लर्न टू फ्लाई अ काइट, जो कि इतना ज्यादा दुबले पतले थे या इतने ज्यादा इनका बिहेवियर सबमिसिव था, टिमिड था, कि एक पतंग उड़ाना भी इनको नहीं आता था। हिज बोरोड टॉप। इसके अलावा इनके पास खुद का टॉप लट्टू नहीं था, इन्होंने कहीं से उधार लिया। लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर इस लाइन में यह है कि इवन उसने भी जो है इनकी पर्सनैलिटी को देख करके लट्टू ने भी घूमने से मना कर दिया। हिज बोरोड टॉप रिफ्यूज टू स्पिन। तो ये कुल मिला के अपने बचपन को बता रहे हैं कि जो कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एक्टिव टाइप नहीं थे, ये टिमिड टाइप के थे, सबमिसिव, बहुत ही ज्यादा साधारण। तो इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से खिलौने भी इनके साथ साथ नहीं खेलते थे, या खिलौनों से भी अच्छे से नहीं खेल पाते थे। अगला है स्कूल। आई वेंट टू रोमन कैथोलिक स्कूल। एक रोमन कैथोलिक स्कूल में ये पहुंचते हैं जहां इनका एडमिशन कराया जाता है। अ मगिंग ज्यू अमंग द वुल्फ्स। ये एक फ्रेज है पूरा। अब मगिंग ज्यू अमंग द वुल्फ्स का मतलब क्या है कि खुद को उन्होंने बताया है। मगिंग ज्यू का मतलब एनिमल्स ऑफ प्रे, ऐसे एनिमल्स जिनका शिकार किया जाता है जैसे बकरी, भेड़। और अमंग द वुल्फ्स ये जो शब्द है ये सब के लिए आया है, बाकी अदर देन ज्यूज। ये ज्यू थे, बाकी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, इन सबको इन्होंने क्या बोला है, वुल्फ्स। अब ये अपने आप को एक शिकारी जानवर बता रहे हैं कि जिसका शिकार किया जाता है, टू बी हंटेड। तो वो भेड़ियों के बीच एक मतलब भेड़ियों के बीच में एक बकरी भेड़ की तरह थे।
दे टोल्ड मी आई हैड किल्ड द क्राइस्ट। ये एक रिलीजियस रेफरेंस है, जैसा कि बाइबल में कहा जाता है कि क्राइस्ट को जो सूली पे चढ़ाया गया था तो उनको बिट्रे किया था ज्यूस ने, जुडास ने। तो ये रिलीजियस रेफरेंस है। ऐसा कहा जाता है कि ज्यूस जो थे वो उन्होंने क्राइस्ट के साथ धोखेबाजी की। तो ये सब कहा करते थे क्रिश्चियंस इनसे कि भाई तुम तो हत्यारे हो, तुमने ईसा मसीह क्राइस्ट को ही मरवा दिया, यू आर द किलर। दैट ईयर आई वन द स्क्रिप्चर प्राइज। लेकिन बाइबल की बात की जाए तो ये बाकी लोगों से ज़्यादा, इन्हें बाइबल से ज़्यादा ज्ञान था। बाकी लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से इनको स्क्रिप्चर प्राइज मिला है बाइबल को सुनाने का, या बाइबल के जो स्क्रिप्चर्स का मतलब है जो बाइबल की जो लाइन्स हैं या जो संदेश हैं उनको इन्होंने सीखा। और इसकी वजह से इनको कोई कंपटीशन हुई होगी जिसमें इनको प्राइज मिलता है और बाकी लोग नहीं जीत पाए उस प्राइज को। आगे बोलते हैं, अ मुस्लिम स्पोर्ट्समैन बॉक्स्ड माई ईयर्स। जब इनको ये प्राइज मिला तो थोड़ा सा, जब भी प्राइज मिलता है स्टेज पे बुला के तो जाहिर सी बात है इंसान थोड़ा लाइमलाइट में आता है। तो एक मुस्लिम स्पोर्ट्समैन था, खिलाड़ी था, जो कि इनको पसंद नहीं करता होगा, इनकी प्रसिद्धि जो बढ़ रही थी उससे खुश नहीं हुआ और उसने इनको पीट दिया। बॉक्स्ड माई ईयर्स का मतलब इनके कानों पर मुंह से बरसा दिए या इनको पीट दिया। तो कुल मिला के टॉर्चर्स सहते रहे हैं। आगे बोलते हैं कि आई ग्रू इन टेरर ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जो मजबूत हुआ करते थे लड़के, तो ये उनसे डर जाया करते थे। इनके अंदर वो डर बैठ गया था, टेरर जो डर था इनके मन में बैठ गया था कि कोई ना कोई मजबूत लड़का मुझे पीट सकता है कभी भी, क्योंकि ये टिमिड थे, सबमिसिव थे। और दूसरा, यहाँ पे सेटल्ड नहीं थे मनोवैज्ञानिक रूप से। बट अंडर नॉरिश्ड का मतलब होता है जिसको सही से नॉरिशमेंट ना मिला हो, कमजोर या कुपोषित, जिसको जिसको कुपोषण हो। हिंदू लैड्स, हिंदू लड़कों को इन्होंने बताया जो इनके साथ घूमते थे वो कुपोषित टाइप के थे, भरपेट उनको खाना नहीं मिलता था। देयर प्रीपोजिशंस ऑलवेज रॉन्ग। अब यहाँ पर उनकी जो प्रीपोजिशंस थी या इंग्लिश लैंग्वेज उनकी बहुत अच्छी नहीं थी इनके साथ पढ़ने वालों की। रेपल्ड मी बाय पैसिविटी। ये रेपल का मतलब क्या होता है? नफरत होना। ये कहते हैं कि उनको देख करके ही मुझे उनसे नफरत हो जाती थी और उन्हें मुझसे नफरत हो जाती थी। बाई पैसिविटी का मतलब क्या है? कि जैसे ही मुझे देखते थे ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं थे, एक्टिव नहीं थे। तो हिंदू लड़के जो कि अंडर नॉरिश्ड थे फिर भी इनको देख करके उनसे नफरत करते थे वो। वन नोइजी डे आई यूज्ड ए नाइफ। और एक दिन क्या हुआ कि गुटबंदी हो गई होगी, गैंग वार हो गया होगा लड़कों में। तो एक दिन उनको चाकू से अपनी रक्षा करनी पड़ी, सेल्फ डिफेंस करना पड़ा। तो एक स्टॉर्मी डे का मतलब एक मुश्किल दिन में, वन नॉइजी डे का मतलब एक मुश्किल दिन में इनको एक चाकू से अपनी सेल्फ डिफेंस करनी पड़ी। ऐसा बताते हैं अपना एक्सपीरियंस बच उन्हीं लड़कों के बीच में। आगे बोलते हैं, एट होम ऑन फ्राइडे नाइट्स द प्रेयर्स वर सैड। अब इनके यहाँ प्रेयर्स कही जाती थी, प्रार्थना हुआ करती थी फ्राइडे नाइट्स को। माई मोरल्स हैड डिक्लाइंड। लेकिन प्रेयर का मतलब यहाँ पर भगवान के प्रति इनकी जो आस्था थी, मोरल्स, भगवान के प्रति इनके जो धार्मिक विचार थे वो कहीं ना कहीं थोड़े कम हो गए थे। डिक्लाइन मतलब कम हो जाना, मोरल्स या आइडियाज रिगार्डिंग गॉड कहीं ना कहीं थोड़े कमजोर पड़ गए थे। आई हर्ड ऑफ योगा एंड ऑफ जैन। इन्होंने योगा के बारे में सुना। इसके अलावा इन्होंने जो यहूदी गॉस्पल्स होती है, जो सुसमाचार होता है ईसा मसीह के बारे में, वो इन्होंने सुना। जेन। कुड आई परहैप्स बी। क्या शायद मैं बन सकता हूँ, परहैप्स शायद, अ रेबाई सेंट। रेबाई का मतलब क्या होता है? जो यहूदी धर्माचार्य होते हैं। सेंट मतलब साधु। जैसे इनके घर वालों को लगा होगा कि बच्चा बड़े होकर के यहूदी धर्म गुरु बन सकता है, आचार्य बन सकता है, धर्म के बारे में पढ़ाया करेगा। लेकिन कह रहे हैं कि द मोर आई सर्च, जैसे ये बड़े हुए, जिस ज्यादा इन्होंने कोशिश की जानने की, द लेस आई फाउंड, उनको उतना ही अपने आप को दूर पाया। या यूं कहिए कि इनके अंदर वो कैलिबर नहीं था, वो क्वालिटीज नहीं थी कि जिससे कि ये रेबाई सेंट बन जाते। ये इनको अच्छा नहीं लगा और ये नहीं बन पाए। 22, 22 साल के हो गए। टाइम टू गो अब्रोड। अब ये जो पोएम है वो कन्फेशनल है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है तो कन्फेशनल ही, और इसमें कोई इसे राइम स्कीम जैसा खास नहीं है। तो बोलते हैं कि 22, टाइम टू गो अब्रोड, बाहर जाने का, विदेश जाने का समय आ गया। इनके घर वालों ने सोचा कि चलो बच्चे को अब्रोड भेजा जाए, अच्छे से पढ़ेगा। फर्स्ट, पहले द डिसीजन, जो कि इनके माँ बाप ने निर्णय लिया इनके बारे में। देन अ फ्रेंड टू पे द फेयर। अब इनके माँ बाप के पास पैसा नहीं था उतना, तो इनके जो फैमिली मित्र थे उन्होंने इनका किराया दिया विदेश जाने का। विदेश में कहाँ गए हैं? इंग्लैंड में।
इनकी बायोग्राफी का जो वीडियो है आप मैंने बनाया, आप देख सकते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं किसी भी रिसोर्स से, कि इंग्लैंड में गए ये फिलोसफी पढ़ने, लेकिन 3.5 साल रहने के बाद भी ये कुछ नहीं सीखे। गए तो थे 5 साल के लिए, और वहां से हताश, डिसअपॉइंटेड होके लौट आए। तो क्या पढ़ने गए थे? फिलोसफी। फिलोसफी इनका पढ़ने का मन था कि कुछ नया सीखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, फिलोसफी नहीं सीख पाए। बट यहाँ फिलोसफी, पॉवर्टी एंड पोइट्री, थ्री कंपेनियंस शेयर्ड माई बेसमेंट रूम। इंग्लैंड में ये गए, इन्होंने बेसमेंट रूम लिया, वहां पर इनके 3 घनिष्ठ मित्र बन गए। एक तो फिलोसफी जिसको ये पढ़ रहे थे, पोइट्री एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी जो कि इनके पास पैसा नहीं था, पोइट्री जिसको ये दिल से पसंद करते थे, थोड़ा बहुत लिखा करते थे। तो कुल मिला के ये 3 ही इनके घनिष्ठ मित्र थे, अभाव में रहे हैं वहां पर। द लंदन सीजन्स पास्ट मी बाई, लंदन की जो सीजन है या मौसम है, पास्ट मी बाई, वो मेरे बगल से गुजरती रही, या यूं कहिए कि आसपास का जो एटमॉस्फियर था वो इनको जच नहीं रहा था, और कोई भी इनका फ्रेंड वहां नहीं बना, ये अकेले ही रहते थे। आई ले इन बेड 2 years अलोन, आगे कह रहे हैं कि करीब 2 साल तक मैं अपने बिस्तर में अकेला ही लेटा रहा। मतलब ये है कि ये अकेले ही रहते थे उस रूम में, और कोई भी इनका मित्र नहीं बन पाया। एंड देन अ वुमन केम, तभी एक महिला आती है। डब्लू यहाँ पे कैपिटल में बनाया, इसका मतलब यह है कि विमन के प्रति इनकी एक फैंसी थी। और तभी एक आती है, मतलब ये सोच रहे थे कि कोई महिला मित्र बने, कोई गर्लफ्रेंड टाइप बने। तभी एक आती है, केम टू टेल, जो कि आई जिसने इन्हें बताया। माई विलिंग ईयर्स, क्योंकि इनके कान पहले से ही इच्छुक थे किसी महिला मित्र की बातें सुनने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए। विलिंग ईयर्स, पहले से इनके कान इच्छुक थे। आई वॉज द सन ऑफ मैन, उसने कहा कि भाई तुम जो हो, भाई तो नहीं बोला होगा है ना, कि तुम जो हो क्या हो, सन ऑफ मैन, आफ्टर ऑल यू आर मेल। और मेल होने के नाते जो सोसाइटी है उसमें तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को स्टेब्लिश करना पड़ेगा, अपनी चमक खुद बिखेरनी होगी, अपना रास्ता खुद बनाना होगा। इन सब बातों का मतलब ये है कि उस महिला मित्र ने इनको मोटिवेट किया कि अकेले इस तरह से जिंदगी ना गुजारो, बी मोटिवेटेड बाय योर सेल्फ, खुद से ही मोटिवेटेड हो जाओ। आई न्यू दैट आई हैड फेल्ड, लेकिन इतनी सब बातों के बावजूद भी इनको लगा कि कुछ भी हो मैं तो फेल हो ही गया हूँ, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वो नहीं हो पाया है। आई हैड फेल्ड, किस काम के लिए गए थे? फिलोसफी पढ़ने, जो कि नहीं हो पाया इनका इतना काम जिसको ये करना चाहते थे। आगे ये बोल रहे हैं कि इन एवरीथिंग अ बिटर थॉट, जो कुछ भी ये सोचते थे, जो कुछ भी देखते थे, सभी में इनको एक बिटर थॉट ही दिखती थी, या यूं कहिए कि एक तरह से इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जो एटमॉस्फियर था वो सब इनको, इनकी थॉट्स को कहीं न कहीं बिटर थॉट, इनके आइडियाज़ वहाँ मैच नहीं कर पाए, ना दोस्त बना, ना फिलॉसफी पढ़ पाए, ना कुछ, सब बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने डिसीजन ले लिया कि घर जाना है। सो इन एन इंग्लिश कार्गो शिप टेकिंग फ्रेंच गन्स एंड मोर्टार्स, क्योंकि उस समय अपना देश जो था वो गुलाम था अंग्रेजों का। तो बहुत सारे गन्स और शेल्स और जो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, बारूद, वो सब आया करती थी टू इंडिया एंड चाइना जहाज़ों से। उसी जहाज पर इन्होंने स्क्रब्ड, सफाई, साफ सफाई की, द डेक्स, जहाज की जो छत होती है उसकी, या फर्श कह सकते हैं यहाँ पर। एंड लर्न टू लाफ अगेन एट होम, और इस तरह से ये अपना बड़ा मुश्किल से अपने घर पे आ गए, और वहां पर आकर इन्होंने देखा कि कैसे अपने घर में आकर के हंसा जाता है। एंड लर्न टू लाफ अगेन एट होम, फिर से अपने घर पे आकर के हंस पाए। यह कहने का मतलब यह है कि वहां जब ये रहे हैं तो इनको हंसी भी नहीं आई। ये वहां पर एक एलिनेटेड एग्जिस्टेंस के साथ जी रहे थे, जो एकदम सबसे अलग था, और किसी से मतलब नहीं रख पा रहे थे, दोस्त नहीं बन रहे थे। आगे कहते हैं कि हाउ टू फील इट होम वॉज द पॉइंट, मेन मुख्य बात यही थी घर पे महसूस कैसा होता है, क्योंकि इतने साल बाद आए हैं, अब घर आ गए हैं, तो ये महसूस करना चाह रहे थे कि कैसा महसूस होता है। सम रीडिंग हैड बीन डन, कुछ दिनों तक इन्होंने बुक्स पढ़ी, पढ़ाई लिखाई की। बट वॉट हैड आई ऑब्जर्व्ड, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? आ गए यहाँ, पढ़ाई लिखाई करने लगे, जो भी जैसे भी, लेकिन ऑब्जर्व अभी तक इन्होंने देखा क्या है? एक्सेप्ट माई ओन एग्जास्परेशन का मतलब अपना खुद की जो खीज है, गुस्सा है, चिढ़ है। एग्जास्परेशन मतलब चिढ़, गुस्सा, खीज।
सिवाय इसके इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी दुनियादारी देखने आए, सोसाइटी देखने आए, लेकिन दिख क्या रहा था? ये सब खीज, गुस्सा। एक्सेप्ट माई ओन एग्जेस्परेशन, एंगर, ऑल हिंदूज आर लाइक दैट, माई फादर यूज टू से। इनके पिताजी भी कहा करते थे, इनके शासन के पिता भी हिंदुओं को पसंद नहीं करते थे, बोलते थे लाइक दैट माई फादर यूज टू से, कि सारे के सारे हिंदू एक जैसे ही हैं। उनको हिंदुओं से कुछ खास लगाव नहीं था, दिक्कत रही होगी, खैर। आगे बोलते हैं कि when someone talked too loudly, जब कोई बहुत ज्यादा बात किया करता था, और knocked at the door like the devil, ये हिंदू ही किया करते थे। इनको लगता था हिंदू, क्योंकि अशिक्षा थी उस समय जब ये इन्होंने पोएम लिखी रही होगी 1965 में, जाहिर सी बात है एजुकेशन का जो रेशियो था बहुत कम था। तो कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा हिंदुओं में विचार, या यूं कहो कि सोफिस्टिकेशन नहीं था, बिहेवियर मैनर्स बहुत ज्यादा नहीं रहे होंगे कुछ लोगों में जहाँ ये रहते थे। तो उनको बहुत ज्यादा तेज आवाजें लगती थी कि बोलते कैसे हैं, इतने तेज तेज बात करते हैं। या इनका दरवाजा आके कोई खटखटाता तो बहुत, ए निसीम बाहर निकल, ए जेकियल बाहर निकल। तो इनको ये सब पसंद नहीं आता था, इनको लगता था कि क्या यार, दरवाजा डेबिल शैतान की तरह कोई दरवाजा इनका जो है तोड़ ही डालेगा क्या। फिर दे हॉक्ड एंड स्पेट, आकर के वो चिल्लाते थे इनके दरवाजे पे। हॉक मतलब चिल्लाते थे, एंड स्पेट, और यूं कहो पान गुटखा जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है, आज भी कुछ लोग खाते हैं, वही आकर के थूक दिया बगल में। सेंस ऑफ क्लीनलीनेस नहीं रही होगी, जो कि आज भी बहुत से लोगों में नहीं है। कभी स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, लोगों में एक सेंस डेवलप करने के लिए कि भाई आपको कहाँ थूकना है, कहाँ कैसे क्या करना है, कहाँ डस्टबिन इस्तेमाल करना है, सब चीजें सिखाई जा रही हैं। तो उस समय चीजें नहीं रही होंगी। तो कहते हैं कि वो चिल्लाते थे और कहीं भी थूक देते थे, जैसे इनके दरवाजे के आसपास। दे स्प्रॉल्ड अराउंड, स्प्रॉल्ड का मतलब क्या होता है? एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाते थे हाथ पैर फैला के। ये नहीं चाहते थे कि कोई आकर के इनके घर में बैठे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। आगे कहते हैं कि आई प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अब ये सब देख करके कि इंग्लैंड भी हुआ है, पढ़ाई भी कर ली, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कह रहे हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। आई प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, मैंने अपना मन बना लिया था कि क्या होगा, बुरा से बुरा होगा जिंदगी में, मैं देख लूंगा। मैरिड, शादी कर ली। लो, शादी सबसे वर्स्ट चीज है इनके हिसाब से, है ना। प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, मैरिड, क्योंकि तुरंत इसके साथ ही जोड़ा हुआ है। शादी कर डाली, अरे अरे क्या कर डाला, बहुत बड़ी गलती कर दी। चेंज्ड जॉब्स, अब एक के बाद एक नौकरियां बदली, कभी एडिटिंग की, कभी पढ़ाया, कभी जर्नलिस्ट बने, कभी तमाम काम इन्होंने कर लिए अपनी जिंदगी में। एंड सॉ माई सेल्फ फूल, लेकिन कोई भी जब काम सफल नहीं हुआ तो इनको लगा कि आई एम द बिगेस्ट फूल, वही सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, ये इनको समझ आया। द सॉन्ग ऑफ माई एक्सपीरियंसेस संग, अब इन्होंने पोइट्री की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया, और अपने एक्सपीरियंसेस जो भी जिंदगी में रहे हैं, चाहे इंग्लैंड का, इंडिया का, सब वो पोएम्स में लिखना शुरू किया। या यूं कहो इस पोएम में ही उन्होंने लिखा हुआ है सारा एक्सपीरियंसेस। बच्चों के साथ, लड़कों के साथ कैसे ये बिहेव करते थे, लड़के इनके साथ कैसे बिहेव करते थे, कैसे इनको बुली करते थे, कैसे इंग्लैंड गए, सारी चीजें लिखी है ना। तो एक तरह से अपनी पोएम्स में इन्होंने लाइफ एक्सपीरियंसेस लिखने शुरू किए। आई न्यू, मैं जानता था, दैट ऑल वॉज येट टू सिंग, मैं जानता था कि अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, या बहुत सारी पोएम्स लिखनी अलग अलग टॉपिक पर बाकी हैं। माई एंसेस्टर्स, अब इनके जो पूर्वज हैं, अमंग द कास्ट, जो जातियां हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनकी अलग अलग और जातियां होती हैं, ठाकुर ब्राह्मण गुप्ता तमाम होते हैं। मुस्लिमों में भी इसी तरह से होते हैं, कोई मनिहार, कोई पठान, कोई तमाम होते हैं, खैर। वेयर एलियंस क्रशिंग सीड्स फॉर ब्रेड, अब ये जो एलियंस बोला गया है अपनी जात के पूर्वजों के लिए, कह रहे हैं कि वो यहाँ पर एक एलियन की तरह आए थे, कोई इनको नहीं जानता था। और उनका व्यवसाय क्या था? उनका व्यवसाय था क्रशिंग सीड्स फॉर ब्रेड। क्रशिंग सीड का मतलब जो तेल पेरने का काम करते थे, जैसे बैल कोल्हू टाइप चलाते थे, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और तिल का तेल, जो भी निकालते होंगे सीड तमाम, कोल्हू से सीड को पिचका करके तेल निकालते थे फॉर ब्रेड। ब्रेड का मतलब यहाँ पे क्या है? रोजी रोटी। जो कि रोजी रोटी के लिए तेल निकालने का, बीजों से तेल निकालने का काम किया करते थे, तेल पेरने का काम किया करते थे। द हुडेड बुलक मेल हिज राउंड्स, ये वही जो बैल कोल्हू होता है, कोल्हू के आसपास जो
बैल अपना घूमता रहता है और तेल पिरता रहता है। हालाँकि अब ये चीज़ें लगभग खत्म हो चुकी हैं, कहीं ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, बट पुराने समय में ऐसा होता था, जो कि बेलगोलू ब्रांड का एक सरसों का तेल भी आता है जिसमें बना रहता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो बुलक था या जो बैल था, हूडेड मतलब जिसके ऊपर वो लगा हुआ है कोल्हू का यॉक, उससे सहारे वो घूमा करता था, चक्कर लगाया करता था कोल्हू के, और तेल ये लोग पेरने का काम करते थे। आगे कहते हैं कि वन अमंग देम, अब ये बात हो रही है पूर्वजों की, उनके बीच में कोई एक फॉट एंड टॉट ऐसा भी था जिसने आर्मी में लड़ाई लड़ी है और पढ़ाया भी है, शिक्षक भी था और सोल्जर भी था। अब मेजर, एक मेजर बियरिंग ब्रिटिश आर्म्स, जो ब्रिटिश आर्मी में एक मेजर के पद पे थे इनके पूर्वज कोई एक। ही टोल्ड माई फादर, वो बताया करते थे मेरे पिताजी को सैड स्टोरीज, दुख भरी कहानियां ऑफ द बोअर वार, जो कि इंग्लैंड में हुआ था बोअर वार, उसके बारे में सैड स्टोरी सुनाया करते थे। आई ड्रीम्ड, मैं सपने देखता था, दैट फियर्स मैन हैड बाउंड माई फीट एंड हैंड्स। अब जो एक्सपीरियंसेस सुनाते थे उनके पिताजी को ये लोग, जो मेजर, तो क्योंकि ये बहुत छोटे थे तो इनको बहुत बुरा लगता था, ये डर गए। फिर इनको सपने आने लगे। कैसे सपने? कि कोई भयानक आदमी आकर के इनको, इनके हाथ पैर को बांध के उन्होंने डाल दिया है। ऐसा लगता था कि किसी ने इनको बांध के डाल दिया है हाथ पैर। सपने देखने लगे उन एक्सपीरियंसेस से। आगे कहते हैं द लेटर, बाद में, ड्रीम्स वर ऑल ऑफ वर्ड्स, फिर इनको सपने आने लगे कविताओं के, शब्दों के सपने आने लगे कि क्यों ना पोएट्री लिखी जाए, शब्दों के सपने आए। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, दैट वर्ड्स बिट्रे, मैं नहीं जानता था कि शब्द भी धोखा देते हैं। इसका मतलब यह है कि जब इन्होंने नई नई पोएम्स लिखी तो इनके वर्ड्स प्रॉपर नहीं थे, तो इनके काफी क्रिटिसाइज किया गया, लोगों को पसंद नहीं आई। तो इनको लगता है मुझे नहीं पता था कि शब्द भी धोखा देंगे। इनकी पोएम्स पहले की अनसक्सेसफुल हुई तो इनको धोखा मिला उन शब्दों से, ऐसा वो कहते हैं। बट फिर भी लेट द पोएम्स कम, बट लेट द पोएम्स कम, फिर भी उन्होंने कविताओं को आने दिया। यूं कहिए कि स्वाभाविक रूप से कविताएं लिखते गए, एंड लॉस्ट द ग्रिप, दैट ग्रिप ऑन थिंग्स द वर्ल्डली प्राइज, और जैसे ही कविताएं लिखते गए इमेजिनेशन के वर्ल्ड में पहुंच गए, तो जो दुनियादारी है उस दुनियादारी की चीजों से ये ऊपर उठ गए, या व्यावहारिक चीजों में ये रह गए, मूर्ख रह गए, है ना। इसको यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि उन व्यवहारिक चीजों से ये अनभिज्ञ हो गए, उतने ज्यादा उसमें आश्वस्त, उतने ज्यादा उसमें अभ्यस्त नहीं रहे। आई वुड नॉट सफर दैट अगेन, उसको ये गलती बताते हैं कि अगर मौका मिला तो आई वुड नॉट सफर दैट अगेन का मतलब अगली बार अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने आप को व्यावहारिक और इमेजिनेटिव दोनों बना के रखूंगा। मैं ये गलती नहीं करूंगा कि कविताओं के वर्ल्ड में जाकर के इमेजिनेशन को भूल जाऊं, व्यावहारिक चीजों को भूल जाऊं। आगे वो कहते हैं कि आई लुक अबाउट मी नाउ, अब मैं अपनी जिंदगी देखता हूँ। आई लुक अबाउट मी नाउ का मतलब अब मैं अपनी जिंदगी देखता हूँ। एंड ट्राई, और कोशिश करता हूँ, टू फॉर्मुलेट अ प्लेनर व्यू, और अपनी जिंदगी के बारे में एक साधारण सा विचार बनाने की कोशिश करता हूँ। प्लेनर व्यू मतलब साधारण सा विचार बनाने की कोशिश करता हूँ, अपनी जिंदगी को साधारण रखने की कोशिश करता हूँ। द वाइज सर्वाइव एंड सर्व टू प्ले, अब उनको ये समझ में आया जिंदगी देख करके, आसपास देख करके, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वही जिंदगी जीते हैं। एंड सर्व टू प्ले, एंड सर्व, सॉरी, ये जो टू प्ले है अगली लाइन के लिए है। द वाइज सर्वाइव एंड सर्व, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वही लोग जो है वो सर्वाइव करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं। यूं कहो कि वही अच्छी जिंदगी जीते हैं। टू प्ले द फूल, मैंने बहुत मूर्खता की है। टू प्ले द फूल का मतलब मैंने बहुत मूर्खता की है, इन सब चीजों से दूर होकर के, व्यावहारिक चीजों से दूर होकर के। टू कैश इन ऑन, कैश इन ऑन का मतलब क्या होता है? फायदा उठाना। जो मुझे लाभ मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, चांसेस मिलेंगे, उनका मैं लाभ उठाऊंगा। द इनर एंड द आउटर स्टॉर्म्स, इनर एंड आउटर स्टॉर्म का मतलब क्या है? कि जो मेरे मन में परेशानियां हैं, मेरे मन में जो ऊहा-पोह की स्थिति है, डाउट्स हैं, शंकाएँ हैं, उनको मैं व्यक्त करूँगा कविताओं में, उनसे फ़ायदा उठाऊँगा। और साथ ही साथ बाहर जो दुनिया में, समाज में जो बुराइयाँ हैं, आउटर स्टॉर्म्स का मतलब बाहरी बुराइयाँ, उनको भी मैं कविताओं में लिखूँगा और उनसे भी, कुल मिला के इन सब चीज़ों से मैं फ़ायदा उठाऊँगा और मैं भी एक बेटर पोएट बनूँगा या एक बेटर मैन बनूँगा, और मैं मूर्ख अपने आप को साबित नहीं करूँगा, ऐसा वो बताते हैं। लास्ट, अगले स्टेंजा में वो कहते हैं द इंडियन लैंडस्केप फियर्स माई आईज,
अब इंडियन लैंडस्केप का मतलब क्या है? भारत देश की जो आसपास की भौगोलिक स्थिति है या जो सामाजिक स्थिति जिसमें वो रह रहे हैं। सियर्स माई आई, सियर का मतलब क्या होता है? होता है जला देना या बहुत ज्यादा अखरना। जो भारतीय समाज का जो ढांचा है या जो भौगोलिक चीजें हैं, हर तरफ गंदगी, स्कॉलर, मड, है ना, ये सब चीजें दिख रही हैं। तो इनसे क्या हो रहा है कि इनकी आंखों को, यूं कहिए कि वो चीजें चुभ रही हैं, इनको भारत पसंद नहीं आ रहा है। फिर वो कहते हैं कि आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट, चलो फिर भी जो भी है मैं इसका हिस्सा बन गया हूँ, मैं भी अब यहीं रहने लगा हूँ। आगे कहते हैं टू बी ऑब्जर्व बाय फॉरेनर्स, क्योंकि ये इजराइल से आए हैं तो अभी भी इनके कुछ दोस्त वहां पर होंगे, अभी भी इनकी जान पहचान वहां होगी। तो कहते हैं कि टू बी ऑब्जर्व्ड बाय फॉरेनर्स, जो इनके साथी हैं वो फॉरेनर्स इनको देखते हैं, उनसे कहते हैं, देन दे से, तब वो कहते हैं दैट आई एम सिंगुलर, कि बड़े अनोखे हो यार, बड़े विचित्र हो। कभी तो बुराई करते हो और कभी वहीं रहने का विचार करने लगते हो इंडिया में ही। तो तुम बड़े विचित्र आदमी हो, ऐसा इनके फॉरेनर्स मतलब इनके यहूदी दोस्त जो कि इसराइल वगैरह में होंगे वो कहते हैं। आगे कहते हैं देयर लेटर्स ओवर स्टेट द केस, बाकी उनके जो लेटर्स आते हैं उनमें भारत के बारे में लिखते होंगे कुछ बुराइयां जो भी है। तो कह रहे हैं कि वो चीज़ों को एग्ज़ैजरेट करते हैं बहुत ज़्यादा, उन चीज़ों को हाइपरबोलिक बना देते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण बना देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इतना भी बुरा भारत नहीं है ना? एग्ज़ैजरेट कर देते हैं चीज़ों को, बट रियलिटी इज़ समथिंग डिफरेंट। अब मुझे ये चीज़ें पसंद आने लगी हैं। आगे लास्ट स्टेंजा में कहते हैं कि आई हैव मेड माई कमिटमेंट्स, अब मैंने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। नाउ, अब मैंने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है, किस बात के लिए? दिस इज वन, ये यह है, टू स्टे वेयर आई एम, जहां मैं हूं मैं वहीं रहूंगा। कहाँ है? इंडिया में। भारत में रहने की मैंने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है, जैसा भी है। भले ही मैं मुझे यहाँ एलिनेटेड फील होता था जो भी है, बट आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर फ्रॉम हियर, यहाँ से मैं कहीं नहीं जा रहा। आगे कहते हैं कि एज अदर्स चूज टू गिव देमसेल्फ, जैसे कि कुछ लोग पसंद करते हैं, चूज सेलेक्ट करते हैं, टू गिव देमसेल्फ, अपने आप को, इन सम रिमोट बैकवर्ड प्लेस, जैसे कुछ लोग अपने आप को ले जाकर के किसी रिमोट बैकवर्ड दूर दराज पिछड़े इलाके में जाकर के बसा लेते हैं या जाकर के वहां रहने लगते हैं। ठीक उसी तरह से मैं भी यहीं रहना चाहूँगा। तो जो मेरा बैकग्राउंड है, माय बैकग्राउंड प्लेस इज़ वेयर आई एम। अब मेरा जो बैकग्राउंड प्लेस है या जो मेरा बैकवर्ड प्लेस है जहाँ हूँ, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं यहीं खुश हूँ और मैं यहीं का पार्ट बन गया हूँ। तो दिस वाज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम बैकग्राउंड कैजुअली। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया है, पोएम समझ आई है। अगर समझ आई है तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। मिलते हैं इनकी अगली पोएम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।